going to start with CAR Section 2, Series C Part 1. But before starting, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get notified of our latest videos. For more information, check out our description box. Starting with CAR Section 2, Series C Part 1. Subject: defect recording, reporting, investigation, rectification and एनालिसिस। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ये सीरीज एप्लीकेबल है टू ऑल ऑपरेटर्स, भले वो शेड्यूल्ड हो, प्राइवेट हो, स्टेट गवर्नमेंट वाले हो, बीएसएफ हो, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या जो से भी ऑपरेटर्स हो, सभी इस सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। And this series is also applicable to organizations engaged in operation and the approved maintenance organizations. हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स को शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स कहा है और बाकी सभी ऑपरेटर्स को ऑपरेटर्स अदर दैन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स कहा है। अब सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस देख लेते हैं, बिकॉज वो टर्म्स थ्रू आउट दिस सीरीज हमारे यूज होते रहेंगे। फर्स्ट, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, एनी पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट या आइटम ऑफ इक्विपमेंट जिसकी करेक्ट फंक्शनिंग एयरक्राफ्ट की कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। एग्जाम्पल CVR, DFDR, अल्टीमीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट से ही रिलेटेड है ये पूरी सीरीज। सो व्हाट इज डिफेक्ट? कोई भी कंडीशन जो कि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट में आ जाती है, डैमेज के अलावा किसी और रीजन से जो आ जाती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की करेक्ट फंक्शनिंग उसको या फिर उसके कंपोनेंट की करेक्ट फंक्शनिंग पे अफेक्ट पड़ता है, या तो वो एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट अपना इंटेंडेड फंक्शन सही से कर ना पा रहा हो, या फिर उसकी वजह से कोई दूसरा कंपोनेंट अपना इंटेंडेड फंक्शन ना कर पा रहा हो, या फिर उस कंपोनेंट की सर्विस लाइफ पे अफेक्ट पड़ रहा हो, इस केस को कहते हैं डिफेक्ट, जो कि डैमेज के अलावा किसी और रीजन से आता है। नेक्स्ट इज मेजर डिफेक्ट। डिफेक्ट में मेजर डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स जो कि एयरक्राफ्ट या उसके कंपोनेंट ऑक्यूपेंट की सेफ्टी पर अफेक्ट कर रहे हो, जो कि या तो इमरजेंसी के टाइम आ गए हो या फिर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस के टाइम आ गए हो, उनको कहते हैं मेजर डिफेक्ट। नेक्स्ट इज रिपीटेटिव डिफेक्ट। वो डिफेक्ट जो इन स्पाइट ऑफ बार बार मेंटेनेंस करने के बार बार वही डिफेक्ट आ रहा हो, उसे कहते हैं रिपीटेटिव डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट है, उसी एयरक्राफ्ट का एक CVR है जिसमें एक डिफेक्ट आया, हमने उसको रेक्टिफाई किया, फिर से वही डिफेक्ट आ गया उसी एयरक्राफ्ट के उसी CVR में, हम लोगों ने फिर से रेक्टिफाई करा, फिर से उसी कंपोनेंट में आ गया, हमने फिर से रेक्टिफाई किया, तो इसको कहते हैं हम लोग रिपीटेटिव डिफेक्ट। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। वो प्रोसेस जो कि एयरक्राफ्ट की कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस को मेंटेन रखने के लिए करे जाते हैं, उनको कहते हैं मेंटेनेंस, जैसे कि रिप्लेसमेंट, एम्बॉडीमेंट ऑफ मॉडिफिकेशंस, इंस्पेक्शंस, ओवरहॉलिंग, इन सभी को कहते हैं हम लोग मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज रिपेयर, द रिस्टोरेशन ऑफ एन एरोनॉटिकल प्रोडक्ट टू एन एयरवर्दी कंडीशन। मतलब अगर किसी में डिफेक्ट आ जाता है कंपोनेंट में या प्रोडक्ट में, तो उसको फिर से उसी रिस्टोर करा जा रहा है उसी एयरवर्दी कंडीशन में जो कि TC इश्यू करते टाइम थी। नेक्स्ट इज मेजर रिपेयर। रिस्टोरेशन ऑफ एन एरोनॉटिकल प्रोडक्ट लीड्स टू अ डिजाइन चेंज। अब आप सोच रहे होंगे चेंज इन डिजाइन कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जब कोई कंपोनेंट या पार्ट वेयर और डैमेज हो जाता है, तो फिर उसके हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हो सकता हो उसकी वजह से उस एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल पे स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़े, मास एंड बैलेंस पे फर्क पड़े, उसके फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़े, उसके एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़े, और इट हैज बीन embodied using non-standard practices, तब कहलाता है वो मेजर रिपेयर। नेक्स्ट इज
माइनर रिपेयर। वो रिपेयर्स जो कि मेजर नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम लोग माइनर रिपेयर। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज हु इज एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इज नोन एज ऑपरेटर। भले वो शेड्यूल्ड हो, नॉन शेड्यूल्ड हो, प्राइवेट हो या जो से भी हो, ऑपरेटर ऑपरेटर ही होता है। नेक्स्ट इज एएमओ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अप्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू CAR 145 और CARM सब पार्ट F। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट फ्लीट। Minimum 3 aircrafts of the same type or model are known as aircraft fleet. Last is scheduled operators. वो operators जिनका whole fleet और part of fleet fly कर रहा है as per published schedule, उसको कहते हैं उसको कहते हैं scheduled operator. Defect recording or reporting. Every operator or organization should ensure that they have a system कि भले जो भी डिफेक्ट हो, माइनर डिफेक्ट हो या मेजर डिफेक्ट हो, वो डिफेक्ट जो कि इन्फॉर्म्ड बाय फ्लाइट क्रू हो या बाय AME क्रू, सभी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो एंड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल हो जो कि क्लासिफाई कर सके एज मेजर डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट। और हर डिफेक्ट के लिए जो रेक्टिफिकेशन लिया गया हो वो अलॉन्ग साइड लिखा हुआ हो डिफेक्ट के इन दी स्नैग रिपोर्ट। एएमओ एंड ऑपरेटर के बीच में जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ऑपरेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर दैट कि हर डिफेक्ट जो कि मेंटेनेंस के टाइम फाइंड आउट हुआ है वो प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जा रहा है एंड कंप्लाई विद दिस CAR। उसके बाद में ऑपरेटर एंड एएमओ दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं कि किस तरह से इस CAR से कंप्लाई किया जाएगा, किस तरह से मेंटेनेंस होगी एंड एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच बनता है जो कि MOE, MOM या KME में होता है। AMO भी अपने पास में सभी डिफेक्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है जो कि मेंटेनेंस के टाइम आए हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, ताकि जब भी DGCA उसको मांगे उन रिकॉर्ड्स को तो वो दे सके। नेक्स्ट इज इनिशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इनिशियल इंफॉर्मेशन? ऑल मेजर डिफेक्ट्स और मेजर रिपेयर्स या वो डिफेक्ट्स जो कि सीरियस इन नेचर हो एंड आर अट्रैक्टिंग पब्लिक अटेंशन, वो इमीडिएटली थ्रू टेलीफोन RAWO को इन्फॉर्म किए जाएंगे एंड विद इन 72 आवर्स वो रिटर्न में इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये चीज़ें एटलीस्ट उसमें लिखी होंगी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट, रजिस्ट्रेशन और द मॉडल, द डिफेक्ट का टाइम ऑफ अकरेंस एंड प्लेस ऑफ अकरेंस एंड द रेक्टिफिकेशन टेकन। नाउ रिलायबिलिटी इंडिसेस। अब फॉर एग्जांपल आपके एयरक्राफ्ट पे एक ऑल्टीमीटर है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं कि इसकी कितनी रिलायबिलिटी है, कितना हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी ये ख़राब हो सकता है। तो इस रिलायबिलिटी इंडिसेस को कैलकुलेट करने के लिए सारे डिफेक्ट्स भले वो मेजर हो या माइनर हो और या फिर रेपिटेटिव डिफेक्ट्स हो, उन सभी को ऐड किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा एनालाइज करने के लिए कि ये कंपोनेंट कितना रिलायबल है फॉर कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी इंडिसेस। और ये बात ध्यान में रहे, वही रेपिटेटिव डिफेक्ट्स कैलकुलेट होंगे जिनके ऊपर मेंटेनेंस बार बार हुआ। रिव्यू ऑफ डिफेक्ट्स रिपोर्टेड ऑन एन एयरक्राफ्ट। जैसे कि हम लोगों ने इस सीरीज की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑपरेटर के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल होते हैं जो कि क्लासिफाई करते हैं एज मेजर डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट। उन्हीं की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रेक्टिफिकेशन एक्शन लिया गया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, इसको चेक करना। नेक्स्ट इज सभी शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स डेली रिव्यू करते हैं ऑफ द डिफेक्ट्स रिपोर्टेड ऑन द एयरक्राफ्ट। ऑपरेटर्स अदर देन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, उनकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि डेली करेंगे, मंथली करेंगे, सबकी अलग अलग होती है जो कि ऑपरेटर्स खुद इन कंसल्टेशन विद RAWO फिक्स करते हैं एंड ये डिपेंड होता है ऑन द साइज ऑफ द फ्लीट एंड देयर ऑपरेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स
एंड डिलेज। मैकेनिकल डिलेज, मैकेनिकल डिलेज क्या होते हैं? इस सीरीज की स्टार्टिंग में शायद आपको हमने डेफिनेशन बताई थी शेड्यूल्ड ऑपरेटर की, क्या आपको याद है? उसमें हमने बताया था कि पार्ट ऑफ फ्लीट या होल फ्लीट फ्लाई करती है एज पर पब्लिश्ड शेड्यूल। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी रीजन की, जैसे माइनर डिफेक्ट या मेजर डिफेक्ट की वजह से 15 मिनट या उससे ज्यादा लेट हो जाता है, तो इस डिले को कहते हैं मैकेनिकल डिले। एंड मैकेनिकल डिले को रिकॉर्ड किया जाता है एंड इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स यानी कोई भी डिफेक्ट्स, माइनर, मेजर, इन्फॉर्म्ड बाय फ्लाइट क्रू, इन्फॉर्म्ड बाय एमी क्रू, एंड डिलेज, organization nominates a senior technical person of the operator who supervises this system and shall become part of CAMO। ये पूरी चीजें कैमी में मेंशन्ड होती हैं, एक अप्रूव्ड कैमी में। हमेशा कैमो में सफिशिएंट नंबर ऑफ टेक्निकल पर्सन्स होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड बाय कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर होते हैं एज पर डीजीसीए ने जो रिक्वायरमेंट्स दी है उनकी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन की। अब ये बात हुई शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स अदर देन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के केस में कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर या उसका रिप्रेजेंटेटिव सुपरवाइजेस दिस सिस्टम एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सारे काम करते हैं जो कि शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स करते हैं। बस फर्क इतना है, उसमें सीनियर टेक्निकल पर्सन नॉमिनेट होता है और यहाँ पर कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर या उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। अब ऑपरेटर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे ताकि करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंशन ले सके। और अगर ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन 1 मंथ से ज्यादा का टाइम लेने वाली है तो फिर एवरी मंथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विल बी रेंडर्ड टू आरएओ। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए ऑपरेटर को कि एटलीस्ट विद इन 3 मंथ्स वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले। अब अगर किसी एयरक्राफ्ट में मेजर डिफेक्ट आ जाता है, इंक्लूडिंग वो डिफेक्ट जिनमें मेजर रिपेयर की जरूरत है, उनको जो है खुद इन्वेस्टिगेट करेगा ऑपरेटर विद एसोसिएशन टू सब आरएओ या आरएओ, यानी कंसर्न्ड आरएओ और सब आरएओ। ऐसे केस में एयरवर्दीनेस ऑफिसर जो है उस कंपोनेंट को ले सकता है या वर्कशीट मांग सकता है या कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले सकता है उस इन्वेस्टिगेशन को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे एक आता है पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी डिफेक्ट की वजह से रिपोर्टेबल इंसिडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा एएसडी, एयर सेफ्टी डायरेक्टरेट, ना कि ऑपरेटर। और एयर सेफ्टी डायरेक्टरेट डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा टू कंसर्न्ड एयरवर्दीनेस ऑफिसर फॉलो अप एक्शन के लिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन डुप्लीकेट आफ्टर फाइनलाइजेशन जब फुल्ली कंप्लीट हो जाती है तो वो रिपोर्ट ऑपरेटर या ऑर्गेनाइजेशन सेंड करता है इन डुप्लीकेट टू कंसर्न्ड आरएओ। उसमें ये चीजें मेंशन्ड होती हैं, आइटम या कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन, किस रीजन से ये आया डिफेक्ट, क्या रेक्टिफिकेशन एक्शन लिया गया, किसी एम्प्लॉय की या किसी की केयरलेस बिहेवियर की वजह से आ गया, क्या सर्विस लाइफ अफेक्ट हुई या नहीं, और उसके बाद में लास्ट में ये केस क्लोज हो गया है या अभी भी ओपन है। इसकी 1 कॉपी आरएओ अपने कमेंट के साथ में फॉरवर्ड करता है टू डीजीसीए अटेंशन DAW। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसका सिर्फ एक ही पर्पस है। पर्पस ये है कि डिफेक्ट जो है फिर से रीअकर ना हो। अब तो अकर हो गया, अब जो हो गया उसको नहीं वापस कर सकते, सही मतलब उसको फिर से हम लोग रिवर्स टाइम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसको फिर से होने से रोक सकते हैं। उसी के लिए ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि हम लोग सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके एंड एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड्स को। हमेशा मोटिव ये होना चाहिए कि डिफेक्ट क्यों हुआ, ये नहीं हमेशा मोटिव होना चाहिए कि डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ। मगर
अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ऑपरेटर को ये बात पता चलती है कि किसी के केयरलेस बिहेवियर की वजह से ये डिफेक्ट हुआ है, तो फिर उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। और इस डिसिप्लिनरी एक्शन को जो ऑपरेटर लेता है वो इन कंसल्टेशन विद डीजीसीए लेता है, ताकि डबल पेनल एक्शन ऑफेंडर के खिलाफ ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट मॉनिटरिंग। सभी ऑपरेटर्स या ऑर्गेनाइजेशन से आरओ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसको लगता है कि नेसेसरी है इस केस को क्लोज करने के लिए, या फिर वो खुद से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करे, तो वो मांग सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आरओ की होती है कि सभी ऑपरेटर्स के कैमोस एंड सभी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस के क्वालिटी डिपार्टमेंट में एडिक्वेट पर्सनल है, ताकि अब तक हम लोगों ने जितनी बातें डिस्कस करी, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जितने टास्क्स डिस्कस करे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट, इन सभी के लिए एडिक्वेट पर्सनल है या नहीं। और आरओ इस बात को खुद से इंश्योर करता है स्पॉट चेक्स करके कि ऑपरेटर के यहाँ एडिक्वेट पर्सनल है या नहीं, एंड वो जो करेक्टिव एक्शन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिख कर भेज रहा है वो सही में फॉलो कर रहा है या नहीं। इन सभी के लिए आरओ स्पॉट चेक्स करता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ साथ करेक्टिव एक्शंस जो कि लिए जाते हैं टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑपरेटर इनको इंटीमेट करता है और सेंड करता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी के साथ ही साथ टू आरओ, और एक कॉपी विल आल्सो बी फॉरवर्डेड टू डीजीसीए हेडक्वार्टर अटेंशन DAW। सर्विस डिफिकल्टी रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑल ऑपरेटर्स और एमओस at least once in 3 months पीरियोडिक रिव्यू करते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का। वो इसलिए पीरियोडिक रिव्यू करते हैं ताकि जो डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स, मैलफंक्शंस आ रहे हैं, कहीं इनका रीजन बेसिक डिजाइन में तो नहीं है, या फिर कोई कमी मेंटेनेंस प्रोग्राम में तो नहीं है, यानी कहीं गलत में से प्रोसीजर तो नहीं फॉलो हो रहा है किसी काम को करने के लिए, या फिर बेसिक लेआउट में तो कोई कमी नहीं है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स पीरियोडिक रिव्यू होता है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कुछ ऐसे अगर बात मिलती है तो फिर उसका करेक्टिव एक्शन अंडर इंटीमेशन टू आरओ किया जाता है। और अगर कोई ऐसा फॉल्ट, मैलफंक्शन या फिर कोई डिफेक्ट फाइंड आउट होता है जिसका सर्विस डिफिकल्टी में जिसकी वजह से कमी आए या प्रॉब्लम आए, या फिर जिसका सीवियर अफेक्ट हो सकता है एयरवर्दीनेस पर, तो फिर वो फौरन मैन्युफैक्चरर को उसके इन्फॉर्म किया जाता है, या फिर डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ द इंजन, प्रोपेलर या जो से भी कंपोनेंट में खराबी है। विद इन 3 days कोशिश तो ये करना चाहिए कि फौरन इंटीमेशन दे फ्रॉम द टाइम ऑफ अकरेंस, बट एटलीस्ट विद इन 3 days तो इन्फॉर्म किया ही जाता है। सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स। Following significant reports, issue immediate warrant to notify DGCA, state of registry or state of manufacturer or type design organization। अब कौन से होते हैं वो following cases: primary structural failure, engine failure, control system failure, या एयरक्राफ्ट में फायर लग गई हो, या फिर कोई इसी तरह का कंडीशन जो कि एमिनेंट हजार्ड टू सेफ्टी हो। जो टेलीफोन और रिपोर्ट जो कि जाएगी वो हमेशा अलर्ट नेचर की होना चाहिए, ये नहीं कि लंबी लंबी महाभारत लिखकर भेजती, तो अलर्ट नेचर की होना चाहिए एंड SDR फॉर्मेट के हिसाब से होगी, जिसमें कम से कम ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए: एयरक्राफ्ट ओनर का नेम एंड एड्रेस, एक्सीडेंट था या इंसिडेंट था, related service bulletin, service instructions, AD, mandatory modifications and all this, and last में disposition of the defective part. Next, fleet performance, engineering statistics and analysis। ये किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट की रिलायबिलिटी पता करने के लिए या एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी पता करने के लिए। इस चीज को हम लोग रीड करेंगे इन कंजंक्शन विथ AAC 5 of 2001। Remember, AAC 5 of 2001। सभी शेड्यूल ऑपरेटर्स अपनी रिपोर्ट मंथली सेंड करते हैं
टू एक कॉपी टू आरओ, दूसरी कॉपी टू डीजीसीए, अटेंशन डीएडब्ल्यू। उसमें हर चीज इंक्लूडेड होती है, हर चीज स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि प्री मैच्योर रिमूवल कितना हुआ, कितने मैकेनिकल डिलेज आए, कितनी क्या क्या डिफेक्ट्स आए, ये सब चीज लिए जाते हैं ध्यान में। ये बात थी शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स अदर देन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स इसी रिपोर्ट को क्वार्टरली सेंड करते हैं टू आरओ एंड डीजीसीए, अटेंशन डीएडब्ल्यू, दोनों को अलग अलग रिपोर्ट सेंड करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कंपोनेंट्स, सभी रिकॉर्ड्स जो रिलेटेड टू डिफेक्ट हो या उसके रेक्टिफिकेशन हो वो सब प्रिजर्व्ड होंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि यूजफुल होंगे एट द टाइम ऑफ इश्यू या एक्सटेंशन ऑफ एआरसी। और वो कंपोनेंट्स जो कि मेजर डिफेक्ट से रिलेटेड हो उनको 2 वीक्स के लिए प्रिजर्व किया जाएगा, जिस दिन से डिफेक्ट का इंटीमेशन हुआ हो। अनटिल एंड अनलेस आरओ या सब आरओ रिटर्न में देता है कि इसको लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करना है तो फिर इसको स्टोर किया जाएगा, वरना टाइमिंग 2 वीक्स की है। तो इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ द वीडियोस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। इसी के साथ थैंक यू।